हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं डीएनएस ब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर नंबर 4 लास्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों आज हम करने वाले हैं पीवाईक्यू पे चर्चा। किस पे बात करने वाले हैं? पीवाईक्यू पे चर्चा। तो इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में इस चैप्टर से क्या-क्या क्वेश्चन आ चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आज की सारी चीजें देखने वाले हैं। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म के दोनों आयन जलीय विलयन में रंगीन होते हैं? सोचिए और बताइए क्या आंसर आएगा। किस युग्म के दोनों आयन जलीय विलयन में रंगीन होते हैं? बताइए। रंगीन होने के लिए क्या होना चाहिए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। रंगीन होने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच्चों उपस्थित होना चाहिए। हमको देखना है किस किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन 1 की बात करते हैं। मैं निकल +2 देखता हूं। निकल +2। अच्छा, निकल +2 का विन्यास क्या है? क्या बताएं? निकल का विन्यास क्या है? निकल का विन्यास होता है आर्गन 3d8 4s2। आर्गन 3d8 4s2 ये निकल का विन्यास। लेकिन यहां पर निकल नहीं, निकल +2 मतलब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 0 हो गए। अब क्या यहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 3d8 का मतलब क्या यहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? देखो, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, 5, 8 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, यहां पर 2-2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो रंगीन तो होगा ही। बात है कॉपर की, कॉपर प्लस की। तो कॉपर का विन्यास होता है आर्गन 3d10 4s1। कॉपर का विन्यास है आर्गन 3d10 4s1। ये कॉपर है, लेकिन हमें कॉपर नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? कॉपर +1 चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कॉपर के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या युग्मित, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन सभी युग्मित हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये तो रंगीन है, ये रंगीन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। निकल +2 टाइटेनियम +3। निकल +2 में कितने देखो? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। चलो यहाँ पे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब ये रंगीन है। निकल +2 जहां पे आएगा वो रंगीन है। अच्छा, टाइटेनियम +3। टाइटेनियम का विन्यास आर्गन 3d2 4s2 ये विन्यास है। लेकिन ये टाइटेनियम नहीं है, टाइटेनियम +3 है। +3 का 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, 1 बचेगा, 3d1 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो जाएगा? ये रंगीन, ये रंगीन, ये रंगीन। आंसर तो हमारा सेकंड दिया जाएगा, दोनों रंगीन है। ठीक है, हमें प्रश्न में बोला कि दोनों रंगीन होनी चाहिए। स्कैंडियम की बात करते हैं। स्कैंडियम की बात करते हैं। स्कैंडियम का विन्यास है आर्गन 3d1 4s2। ये स्कैंडियम है, लेकिन हमें स्कैंडियम नहीं चाहिए, हमें +3 चाहिए। स्कैंडियम में 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन ये गए, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो भैया क्या हो जाएगा? केवल केवल आर्गन का विन्यास बचेगा। मतलब कि क्या है? सारे के सारे युग्मित। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो भैया ये क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। ये रंगीन नहीं हुआ, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये भी नहीं हुआ। जहां जहां पर स्कैंडियम +3 है वो रंगहीन हो जाएगा। तो केवल आंसर क्या आ जाएगा? 2। 2 के अंदर दोनों ही आयन क्या है? रंगीन है बेटा। क्या है? दोनों रंगीन। तो ये रंगीन है और ये रंगहीन है, इनमें रंग नहीं होता। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन करना है। तो बस आप क्या चेक करेंगे? रंगीन कौन है, इसके लिए आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा आयन जलीय विलयन में अधिक स्थायी है? बताइए, सोचिए और करिए। निम्न में से कौन सा आयन जलीय विलयन में अधिक स्थायी है? निम्न में से कौन सा आयन जलीय विलयन में अधिक स्थायी है? देखो, अधिक स्थायी का मतलब स्थायी तो आप किससे देखोगे? विन्यास से देखोगे। भाई कोई स्थायी है या कोई अस्थायी, इसको हम किससे चेक करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से चेक करते हैं। ठीक है, अगर पूर्ण भरा हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तब भी स्थायी हो जाएगा, और अर्धपूर्ण भरा है, आधा भरा हुआ है, तब भी क्या हो जाएगा? स्थायी विन्यास हो जाएगा। हमको बस ये देखना है कि इन चारों के अंदर किसका विन्यास या तो पूर्ण भरा है या अर्धपूर्ण भरा है। इन दोनों में से कोई भी विन्यास होगा स्थायी। चलो स्टार्ट करते हैं वेनेडियम +3 से। वेनेडियम का विन्यास होता है आर्गन, ठीक है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, बहुत बढ़िया। तो आर्गन 3d3 4s2। तो वेनेडियम का विन्यास जो होता है बेटा वो आर्गन 3d3 4s2 होता है। वेनेडियम का विन्यास, वेनेडियम का विन्यास आर्गन 3d3 4s2। लेकिन यहाँ पे वेनेडियम नहीं है, 3+ है। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 यहां से निकाल दो और 1 यहां से निकाल दो। 3 इलेक्ट्रॉन निकल, यहाँ 2 बचेंगे। 3d2। अब 3d2 एक ऐसा विन्यास है जो ना तो पूरा भरा हुआ है ना ही अर्धपूर्ण भरा हुआ है। बात समझो, 3d2 एक ऐसा विन्यास है ना तो वो पूरा भरा हुआ है ना ही अर्धपूर्ण भरा हुआ है। देखो, पूरा भरा हुआ डी के अंदर क्या होता है? डी10, और अर्धपूर्ण भरा हुआ d5। अगर ये दोनों विन्यास है तो स्थायी हुआ पक्का। इन दोनों के अलावा और भी अगर कोई विन्यास स्थायी क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल तो हमने ये पढ़ा है, ये दोनों होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, ये स्थायी नहीं। चलो टाइटेनियम +3। पहला है स्कैंडियम, दूसरा है टाइटेनियम। टाइटेनियम क्या आता है विन्यास? आर्गन 3d2 4s2। आर्गन 3d2 4s2 ये टाइटेनियम का विन्यास है। लेकिन हमें टाइटेनियम नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन कम वाला टाइटेनियम। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो, 1 बचेगा। 3d1 ये भी अर्धपूर्ण भरा या पूर्ण भरा हुआ विन्यास नहीं है। चलो ये भी नहीं हुआ। मैंगनीज +3 आर्गन। अब मैंगनीज का विन्यास क्या लिखें? मैंगनीज का विन्यास होता है 3d5 4s2। ये मैंगनीज का विन्यास है, लेकिन हमें मैंगनीज नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन कम वाला मैंगनीज। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो, 4 बचे। 3 इलेक्ट्रॉन कम वाला मैंगनीज हो जाएगा। 3d4 क्या हो जाएगा? 3d4। और ये जो विन्यास है ये 3d4 वाला भी आपका स्थायी विन्यास नहीं है, ना तो ये पूर्ण भरा हुआ है ना ही ये अर्धपूर्ण भरा हुआ है। अब आते हैं क्रोमियम +3 पे। लास्ट सर सीधी सी बात है, स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा ऑप्शन सही होगा। क्रोमियम का विन्यास होता है आर्गन, लेकिन 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 अभी इसका विन्यास देखने के बाद आप बोलने सब चौथा भी गलत है, 3d5 4s1। लेकिन हमें क्रोमियम नहीं चाहिए, हमें क्रोमियम से 3 इलेक्ट्रॉन कम चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो, ये बन जाएगा 3d3। अब आप बोलोगे सर 3d3 ये भी पूर्ण भरा हुआ या अर्धपूर्ण भरा हुआ नहीं है, तो 3d3 भी पूर्ण भरा हुआ नहीं है और अर्धपूर्ण भरा हुआ भी नहीं है, तो फिर अब कैसे गए? अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है। देखो बेटा, आपको मैं आगे
पढ़ाने वाला हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और आपको मैंने चैप्टर के अंदर भी एक बात बताई थी, याद करो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाने के दौरान एक बात बताई थी कि क्रोमियम प्लस 3 का मतलब पता है क्या? मैंने आपको बताया कि आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो 5 कक्षक हैं वो आगे और 2 कक्षक में विभाजित होने वाले हैं। एक को बोलते हैं T2G और दूसरे को बोलते हैं EG। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। ये हम पढ़ेंगे T2G क्या होता है, EG तो सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस इतना ध्यान रखो कि ये जो 5 कक्षक हैं ये आगे T2G और EG में विभाजित होते हैं। और आपको मैंने बताया कि क्रोमियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने आपको डी ब्लॉक के अंदर बताया कि क्रोमियम के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे पाए जाते हैं निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में। और निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में जब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भैया ये क्या होगा, बहुत ज्यादा स्थायी। तो यहाँ पे D3 विन्यास होने के बाद में भी ये स्थायी होता है, क्योंकि निम्न ऊर्जा के अंदर होते हैं सारे इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा जितनी निम्न होगी उतना स्थायित्व ज्यादा होगा। आंसर आ जाएगा आपका 4 क्रोमियम प्लस 3। इस तरीके से बेटा आपको ये क्वेश्चन करना। चलिए 2 की बात है, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आपको क्या समझ में आई? आपको समझ में आया कि अगर रंगीन है या रंगहीन है ये पता लगाना, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं ये चेक करो, और स्थायित्व है या नहीं तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास चेक करो। द्वितीय आयनन एंथैल्पी का सही क्रम बताना है। टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इनका घटते हुए द्वितीय आयनन एंथैल्पी का सही क्रम कौन कौन है भैया? टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज। इनका द्वितीय आयनन एंथैल्पी का घटता हुआ क्रम। चलो प्रथम आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या? चलो जब हम आयनन एंथैल्पी फर्स्ट की बात करेंगे तो इसका पहले हम काम करते हैं, पहले हम इनके विन्यास देखते हैं। इसका विन्यास क्या है? आर्गन 3d2 4s2, ये इसका विन्यास है। इसका विन्यास क्या है? 3d3 4s2। इसका विन्यास क्या है? 3d5 4s1। और इसका विन्यास क्या है? 3d5 4s2। ठीक है। अब इस सारी की बात, यदि आयनन ऊर्जा प्रथम की बात करेंगे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आयनन ऊर्जा प्रथम के लिए आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद विन्यास क्या हो जाएगा? 3d2, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो 4s1, ये विन्यास हो जाएगा। इसकी आयनन ऊर्जा प्रथम का मतलब क्या? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे 3d3 4s1, ये विन्यास हो जाएगा। इसकी आयनन ऊर्जा प्रथम का मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे 3d5, और इसकी आयनन ऊर्जा प्रथम का मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे 3d5 4s1, ये आयनन ऊर्जा प्रथम के लिए है। अच्छा अगर मान लो मैं आयनन ऊर्जा द्वितीय निकालना चाहूं, आयनन ऊर्जा द्वितीय देखने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है। चलो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, देखो आयनन ऊर्जा द्वितीय के लिए इलेक्ट्रॉन यहां से, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दो। आयनन ऊर्जा द्वितीय का मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा 4s0 हो जाएगा, यहां से निकलेगा तो 3d4 हो जाएगा, यहां से निकलेगा 3d3 हो जाएगा, यहां से निकलेगा 3d2 हो जाएगा। एक बात गौर करिए, जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे तो आयनन ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये स्थायी विन्यास है। मतलब कि क्रोमियम की जो द्वितीय आयनन ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जब द्वितीय आयनन ऊर्जा क्रोमियम देखोगे तो उसका विन्यास क्या होगा? स्थायी। मतलब कि क्रोमियम की द्वितीय आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती। समझ में आई बात? क्रोमियम हो जाएगा सबसे ज्यादा, तो आंसर आ जाएगा 3। अच्छा क्रोमियम के बाद मैंगनीज क्यों है? इसलिए क्योंकि देखो बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। मतलब कि होनी चाहिए थी सबसे ज्यादा मैंगनीज की, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, मैंगनीज की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये विन्यास बहुत ज्यादा स्थायी है, इसीलिए पहले क्रोमियम होगा और फिर क्रोमियम के बाद में मैंगनीज और फिर बाकी सारे पीछे आ जाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कौन सा बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? बताइए कौन सा बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? बताओ इनमें से कौन सा विन्यास ऐसा है जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा? देखो सीधी सी बात है, ये विन्यास होता है टाइटेनियम का, ये विन्यास होता है वैनेडियम का, ये विन्यास होता है क्रोमियम का, और ये विन्यास है मैंगनीज का। आप बताओ किसकी ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा होती है? टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। ये +2 से लेकर के +3 +4 तक, ये +2 से लेकर के +3 +4 +5, ये मैं आपको लिखवा चुका हूं। क्रोमियम +2 से लेकर के +3 +4 +5 +6 यहां तक, और मैंगनीज जो +2 से लेकर के +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज शो करता है। आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। ये निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में कौन सी अवस्था लैंथेनाइड में सर्वाधिक पाई जाती है? लैंथेनाइड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी? मैक्सिमम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी? बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनाइड के अंदर कौन सी? सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, मतलब कि सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी लैंथेनाइड में? 3 आपको पता है ना, लैंथेनाइड जो होते हैं उनकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा स्टेबल, सर्वाधिक कौन होती है? चल 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। निम्न युग्मों में इसमें दोनों आयनों का आकार समान होता है। लगाओ कॉन्सेप्ट, दिमाग लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ और आंसर बताओ। पढ़ा चुका हूं मैं ये। क्या है आंसर? जिंक +2, हैफनियम 4+, आयरन +2। चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का ही ये क्वेश्चन। बताओ मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, इट्रियम, जर्कोनियम, यार जरा निभाना मोहब्बत, ये लिखो। और यहां था ला हफ्ता वरना। अब देखो हमें क्या बोला, इन दोनों आयनों का आकार समान है। मैंने बोला कि 4D श्रृंखला है, ये 5D है, ये 3D है। आपको बात बोली कि 4D और 5D इनकी त्रिज्या लगभग समान होती है। ठीक है, तो जिंक और हैफनियम नहीं, गलत है, जिंक तो नहीं, हैफनियम है। हैफनियम की त्रिज्या जर्कोनियम से समान होगी, जिंक से थोड़ी समान होगी। आयरन +2, निकल +2, आयरन निकल, हाँ एक बात ध्यान रखना, आयरन निकल की समान होती है, लेकिन आयनिक अवस्था में परमाणु की त्रिज्या समान होगी। तो ध्यान रखना, आयरन निकल से को नहीं, उनकी त्रिज्या लगभग समान है, लेकिन वो परमाणु अवस्था में, आयनिक नहीं, तो ये नहीं होगा। जर्कोनियम टाइटेनियम, ये टाइटेनियम नहीं, जर्कोनियम टाइटेनियम के समान नहीं है, टाइटेनियम से जर्कोनियम की ज्यादा है इन दोनों आयनों। जर्कोनियम हाँ बिल्कुल, जर्कोनियम इन दोनों आयनों की ध्यान रखना। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है
परमाणु की त्रिज्या भी लगभग समान बताता है और इनके आयनों की त्रिज्या को भी लगभग समान बताता है। ध्यान रखना, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन इनके परमाणु की त्रिज्या के लिए भी समान और जो इनके आयनों की त्रिज्या है मतलब कि +2 या +4 आयनों की त्रिज्या वो भी क्या होती है, लगभग समान। क्वेश्चन 6 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन, करिए इसको। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, डाइक्रोमेट की संरचना जो कि मैंने आपको नहीं बताई थी, मैं मिस कर गया हूं, तो मैं उसको आज बताऊंगा। डाइक्रोमेट की संरचना क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा ना। अधोलिखित आयनों में किसका विन्यास आर्गन 3d6 है? किसका विन्यास आर्गन 3d6 है ये बताना है आपको। कोबाल्ट का, या देखो कोबाल्ट का विन्यास होता है आर्गन 3d7 4s2, ये कोबाल्ट का विन्यास है। लेकिन यहाँ पे कोबाल्ट 3+ है, कोबाल्ट 3+, 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन कम करो, 6 बचे। अरे आंसर आ गया 3d6 आंसर तो हमारा फर्स्ट ही आ जाएगा। इनके विन्यास की बात करें तो निकल का विन्यास होता है 3d8 4s2, लेकिन हमें निकल नहीं चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन कम, 2 यहाँ से 1 कम हो जाएगा 3d7, ये क्या हो जाएगा 3d7 हो जाएगा, 3d6। तो इसकी बात करें मैग्नीज का विन्यास होता है 3d5 4s2, 3+, 3 इलेक्ट्रॉन कम कर, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन कम किया, 3d4 हो जाएगा, ये भी 3d6 नहीं। आयरन की बात करो, आयरन का विन्यास है 3d6 4s2, लेकिन ये 3+ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालो, 3 करने के लिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 5 आएंगे, 3d5 आएगा, ये भी 3d5 है, 3d4 है, 3d7, कोई भी विन्यास 3d6 नहीं, आंसर आ जाएगा इसका कोबाल्ट +। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यार डाइक्रोमेट हमने जो पढ़ा था ना बच्चों, इसकी मुझे आपको स्ट्रक्चर बतानी, अभी याद है तो अभी बताता हूं, फिर से मैं भूल जाऊंगा, इधर देखना। ये है डाइक्रोमेट की संरचना, आपको यहाँ पे जैसे संरचना दिखती है वैसी संरचना यहाँ पे बनानी, दोनों को ऑक्सीजन से जोड़ना है। तो ये क्रोमियम यहाँ पे जैसा पार्ट है वैसा का वैसा यहाँ पे बनाना है और इन दोनों को ऑक्सीजन से जोड़ना है। बात समझ में, ये बन जाएगा डाइक्रोमेट। क्या बन जाएगा? डाइक्रोमेट। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, क्लियर। अच्छा, कई बच्चे यहाँ पे क्रोमेट की संरचना भी पूछते हैं। क्रोमेट, अच्छा क्रोमेट पे जाने से पहले मैं एक बताऊं, कितने सिग्मा बने क्रोमेट के पास? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। अगर 4 सिग्मा बने क्रोमेट के पास तो संकरण हो जाएगा sp3, संकरण इसका क्या आ जाएगा sp3, जो यहाँ पे हाल वही हाल वहां पे sp3। तो अब मैं आपको क्रोमेट क्या होता है? CrO4 2-। तो क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम के पास इसकी संरचना दिखाने के लिए O- डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्रोमेट है बेटा। तो जैसा कि आपको पता है कि क्रोमियम जो होता है ना, इसका विन्यास होता है 3d5 4s1। बाहरी कक्षाओं के अंदर उपांत्य कोश के अंदर ये विन्यास है, 5 इलेक्ट्रॉन ये और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम के पास। मतलब कि क्रोमियम के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन साझा कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6, टोटल क्रोमियम के 6 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं साझे में, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये संरचना है। अच्छा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा बंध, और अगर सिग्मा बंध 4 है, संकरण यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? sp3। तो ये दो चीजें मैं मिस कर गया था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये देखिए, निम्नलिखित आयनों में कौन सा जलीय विलयन में रंगीन होता है? बताइए क्या आंसर आएगा इसका। निम्नलिखित आयनों में कौन सा जलीय विलयन में रंगीन होता है? क्या कंडीशन है रंगीन होने की? वो देखो, वो बताओ क्या आंसर होगा। रंगीन होने की क्या कंडीशन है? रंगीन होने की कंडीशन है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना। पहले बता चुका, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना। यार एक बात बताओ, स्कैंडियम +3 का विन्यास मैंने आपको बताया था ना, आर्गन स्कैंडियम का होता है आर्गन 3d1 4s2, ये स्कैंडियम का, लेकिन हमें स्कैंडियम नहीं चाहिए, हमें +3 चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, 1 यहाँ से। इसके पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, ये रंगीन नहीं। बहुत बढ़िया। लेंथेनम +3, लेंथेनम का विन्यास होता है ज़ीनोन 5d1 6s2, ये लेंथेनम का। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे लिखा? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर आपने कैसे लिखा? बहुत आसान है, देखो लेंथेनम का परमाणु क्रमांक 57 है, मुझे उम्मीद है ये तो आपको पता होगा, क्योंकि लेंथेनाइड जो चालू होते हैं वो लेंथेनम के बाद में चालू होते हैं। लेंथेनम 57 के बाद 58 से लेकर के 71 तक लेंथेनाइड होते हैं। तो लेंथेनाइड का नाम लेंथेनाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लेंथेनम के बाद में 57, ये तो मुझे लगता है सबको याद होगा। अगर ये याद है तो फिर क्वेश्चन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो अगली गैस है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, इन सब में देखो आप, ये 2 है परमाणु क्रमांक, ये 10 है, ये 18 है, ये 36 है, ये 54 है और ये आपका 86 होता है। तो आप देख सकते हैं जीनोन 54 है। तो अगर इसका विन्यास मुझे लिखना है तो मैं क्या कहूंगा? कौन सी अगली गैस? जीनोन। क्यों? क्योंकि भैया 57 से पहले कितने इलेक्ट्रॉन? 54 इलेक्ट्रॉन। 57 में से 54 इलेक्ट्रॉन जीनोन के आ गए। अब कितने बच गए? 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो भैया 6s में आ जाएंगे 2 और 5d के अंदर आ जाएंगे 1। 6s में पहले आएंगे और फिर 5d में आएंगे, ये हो जाएगा विन्यास। अब लेकिन हमें लेंथेनम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? लेंथेनम +3 चाहिए। तो लेंथेनम +3, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालो, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालो, मतलब कि इसके पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी रंगीन नहीं होगा। टाइटेनियम +3, बहुत ही उम्दा, टाइटेनियम प्लस। अच्छा, टाइटेनियम का विन्यास क्या है? आर्गन 3d2 4s2। टाइटेनियम पे +3 भैया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और अगर इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये हो जाएगा आपका रंगीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंगीन। ल्यूटेशियम +3 या 3+, ल्यूटेशियम 3+, ठीक है। अब ल्यूटेशियम 3+ की अगर हम बात करें, ल्यूटेशियम का विन्यास है ज़ीनोन, क्या लिखा था? 4f14 5d1 6s2। ल्यूटेशियम का विन्यास होता है, लेकिन हमें ल्यूटेशियम नहीं चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन कम वाला चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, 1 इलेक्ट्रॉन हटा दो, ये सारे युग्मित है। युग्मित है मतलब कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं, ये भी रंग प्रदर्शित नहीं करेगा, ये भी प्रदर्शित नहीं करेगा, ये करेगा कि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, ये भी प्रदर्शित नहीं करेगा, ये भी रंग प्रदर्शित नहीं करेगा। बात समझ गई? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन 9।
अब आते हैं क्वेश्चन 9 पे। जब दुर्बल क्षारीय माध्यम में KMnO4 Br2 से अभिक्रिया करके ब्रोमेट आयन देता है तो Mn की ऑक्सीजन अवस्था +7 से परिवर्तित हो जाएगी। किसमें बताओ क्या आंसर आएगा? दुर्बल क्षारीय माध्यम। यार देखो मैंने आपको 3 माध्यम बताए थे। एक मैंने आपको बताया था अम्लीय माध्यम, एक मैंने आपको बताया था दुर्बल क्षारीय या उदासीन माध्यम, और एक मैंने आपको बताया था प्रबल क्षारीय माध्यम। याद आ रहा है? कितने बच्चों को याद आ रहा है? अम्लीय माध्यम के अंदर मैंने बताया था MnO4- जो होता है वो Mn+2 के अंदर बदलता है। याद है? MnO4- Mn+2 बदलता है। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये मैं आपको बता दूंगा। दुर्बल क्षारीय या उदासीन माध्यम में MnO4- जो होगा ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। विषम संख्या ऐसे याद रखो, ये 5 है, ये 3 है और यहाँ पे 1 हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो +7 में 3 जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा +4। तो +7 और 3 इलेक्ट्रॉन है भैया, माइनस में +7 में -3 होंगे तो चलो प्रबल क्षारीय की बात करें। प्रबल क्षारीय के अंदर मैंने बताया कि MnO4- जो है +7 में है मैंगनीज, ये 5 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ आ जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। +7 से चला जाएगा +6, 1 का अंतर, 3 का अंतर, 5 का अंतर। ठीक है बस। तो +7 से कहां जाएगा? +4 में जाएगा, +4 में चला जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। क्लियर? 100%। चलिए अब बात करते हैं हम आगे की, क्वेश्चन नंबर 10 की। इसको पढ़िए और इसका आंसर निकालिए। बताइए, बता चुका हूं क्लास में, बताइए क्या आंसर आएगा इसका? संक्रमण तत्व और उनके यौगिकों की उत्प्रेरण सक्रियता का मुख्य कारण है। संक्रमण तत्व और उनके यौगिकों की उत्प्रेरण सक्रियता का मुख्य कारण है। उत्प्रेरक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं? बताया क्या क्लास में? क्या? उनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है। और एक पॉइंट और आता है यहाँ पे, क्योंकि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। इन दोनों कारणों से भैया ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने और उच्च पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण संक्रमण तत्वों के यौगिक उत्प्रेरण सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन 11। ये देखिए, चुंबकीय आघूर्ण 2.84 बोर मैग्नेट्रॉन किसमें होता है? टाइटेनियम 3+, क्रोमियम 2+, कोबाल्ट 2+, निकल 2+। सबके परमाणु संख्या भी देखें, करो। चुंबकीय आघूर्ण 2.84 बोर मैग्नेट्रॉन किसमें होता है? चलो इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। अगर हमको चुंबकीय आघूर्ण का मान देखना है, वैसे मैं आपको परमाणु संरचना में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी याद रहता हूं। अगर हमको चुंबकीय आघूर्ण का मान देखा है, यहां से हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, अगर चुंबकीय आघूर्ण का मान 1.8 से 1.9 के बीच में हो तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1। अगर चुंबकीय आघूर्ण का मान 2.8 से 2.9 के बीच में हो तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2। अगर चुंबकीय आघूर्ण का मान 3.8 से 3.9 के बीच में हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 3। जो आगे वाली संख्या है वही हो जाएगी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो आगे वाली संख्या है वही हो जाएगी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो आगे वाली संख्या है वही हो जाएगी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। 4.8 से 4.9 के बीच में हो तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4। 5.8 से 5.9 के बीच में हो तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5। अब हमें क्वेश्चन में देखा है 2.84 बोर मैग्नेट्रॉन। अगर किसी का चुंबकीय आघूर्ण 2.84 बोर मैग्नेट्रॉन मतलब इस परास में है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। मतलब कि हमें ये चेक करना है कि किसके पास इन चारों में से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है। मतलब कि जिसके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n का मान 2 है वही इसका करेक्ट आंसर है। चलो टाइटेनियम +3 देखो, बात करो अगर टाइटेनियम की, आर्गन 3d24s2। टाइटेनियम के पास ये विन्यास है, लेकिन हमें टाइटेनियम नहीं चाहिए, हमें 3+ चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालो, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालो, 1 बच गया। मतलब यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। ये वाला आंसर नहीं होगा। चलो क्रोमियम +2 या क्रोमियम 2+, आर्गन 3d5 4s1, ये विन्यास है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालो, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालो, 4 बचेंगे तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? 4। ये आ जाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 4। चलो कोबाल्ट 2+, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे? 4। ये भी नहीं होगा। कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट का मतलब है आर्गन 3d7 4s2, ये कोबाल्ट है, लेकिन हमें कोबाल्ट नहीं चाहिए, हमें 2 इलेक्ट्रॉन कम चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। यहाँ पे 3d7 का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएंगे। समझ में आया? चलो 3d7, अगर मान लो डी में 7 इलेक्ट्रॉन है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? 1 2 3, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है, मतलब यहाँ पे 3। समझ में आई बात? तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है। निकल +2 देखो, निकल +2 में कितने आ रहे हैं? निकल +2 का विन्यास है या निकल 2+ का विन्यास है आर्गन 3d8 4s2, ये निकल का विन्यास, लेकिन हमें निकल नहीं चाहिए, हमें निकल +2 चाहिए 3d8। चलो 3d8, d8 का मतलब क्या हो जाएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये हो जाएगा आंसर। 2 ही बोला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तभी तो बोर मैग्नेट्रॉन में 2.84 आएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 लगाओ इसको। चलो कौन सा लौह चुंबकीय, बताओ क्या आएगा आंसर? कौन सा लौह चुंबकीय है? यूरेनियम, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर। अगर आपको याद हो सॉलिड स्टेट अगर आपको याद हो, सॉलिड स्टेट में मैंने एक चीज पढ़ाई थी, आयरन, कोबाल्ट और निकल। फेकोनी, क्या बात है? मैंने फेकोनी याद करो, आयरन कोबाल्ट निकल तीनों लौह चुंबकीय। कोबाल्ट, फेकोनी, कोबाल्ट, ये हो जाएंगे लौह चुंबकीय। क्वेश्चन 13 देखो, एक बार एरिया परिवर्तित करता है, बहुत सही क्वेश्चन है ये, बहुत सही। मैंने आपको बोला था कि एक बार एरिया वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार एरिया परिवर्तित करता है, बताइए
क्या आएगा इसका आंसर? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्वाइज होता क्या है, उसके बारे में हमको चीजें पता है, याद है तो हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। कहां पर आया था एक्वाइज? कहां पर आया था एक्वाइज? याद आ रहा है किसी को? मैंने एक नाम और बताया था, इसको हम अम्लराज भी बोलते हैं। क्या होता है ये? 3HCl प्लस 1HNO3, 3 भाग HCl के और 1 भाग HNO3 का। मैंने आपसे एक बात बोली थी, जितनी भी धातुएं हैं वो अम्ल में घुलनशील होती हैं। सभी धातुएं अम्ल के अंदर घुलनशील होती हैं, केवल दो को छोड़ करके, एक गोल्ड और दूसरा प्लेटिनम। ये नोबल मेटल होती है जो अम्लों के साथ में क्रिया नहीं करती, लेकिन अगर आप अम्लराज ले लोगे, एक्वाइज ले लोगे, तो ये मात्र एक ऐसा पदार्थ है एक्वाइज जो कि इनको अपने अंदर घोल लेता है। तो गोल्ड के साथ में एक्वाइज, गोल्ड को एक्वाइज में डालोगे तो बनेगा आपका गोल्ड के साथ में 4 क्लोरीन आते हैं, याद है? गोल्ड के साथ में 4 क्लोरीन आते हैं, याद रखना। और प्लेटिनम के साथ में 6 क्लोरीन आते हैं। गोल्ड के साथ में 4 क्लोरीन और प्लेटिनम के साथ में 6 क्लोरीन, याद रखना। ये वाले दोनों यहाँ पर संकुल बनते हैं। तो देखो प्लेटिनम तो गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। गोल्ड को बदलता है AuCl4-, तो आंसर आ जाएगा नंबर 4। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हो, याद होनी चाहिए बेसिकली थ्योरी, तो हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको ये बताया था कि इस अभिक्रिया के दौरान जो NO3- होता है, देखो ये क्वेश्चन का ध्यान रखना। अभी तो ये क्वेश्चन दिखा है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन दिख जाए आपको। NO3- किसमें बदलता है, ये भी ध्यान रखना। NO3- नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलता है। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि एक्वा की गोल्ड और प्लेटिनम से क्रिया होने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये पता होना चाहिए हमको, ठीक है? इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए क्वेश्चन 13, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये देखो निम्न में से कौन सा लेंथेनाइड पीला रंग प्रदर्शित करता है? कौन सा लेंथेनाइड पीला रंग प्रदर्शित करता है? लेंथेनम 3+, इटरबियम 3+ या प्लस जो भी लुटेशियम प्लस है। अगर रंग किसी भी तरीके का हो, आपको बस ये देखना है कि भैया रंग प्रदर्शित करने की जो कंडीशन होनी चाहिए, क्या वो इनके अंदर सेटिस्फाई हो रही है, बस ये देखना। कई बच्चे बोलेंगे सर हमको क्या पता है किसका पीला है, किसका हरा है, किसका नीला है? हमें रंग देखना, बस कौन रंग प्रदर्शित करता है ये देखना। तो बताइए क्या आंसर होगा? पीला रंग, या हम जिसको बोलते हैं रंगीन, कौन रंगीन है? और रंगीन दिखाई देने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का आना बहुत जरूरी है। लेंथेनम, मैंने आपको लेंथेनम का विन्यास याद करो बताया था 5d1 और 6s2। मैं थोड़ी देर पहले लेंथेनम का इसी लेक्चर में विन्यास दिखाया, लेकिन लेंथेनम नहीं, ये +3 है। मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? ज़ीनोन। ज़ीनोन में तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? युग्मित होते हैं। ये आंसर तो हो नहीं सकता, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को। अच्छा इटरबियम, इटरबियम की बात मैं लास्ट में करूंगा, पहले मैं इसका लुटेशियम। लुटेशियम का विन्यास होता है ज़ीनोन 4f14 5d1 6s2। ये विन्यास में आपको, लेकिन लुटेशियम नहीं, ये +3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 यहां से निकाल दो, 1 यहां से निकाल दो, क्या आ गया? 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि सारे सारे क्या युग्मित, युग्मित तो ये भी रंग प्रदर्शित नहीं करेगा। Cm+4, Cm+4 का मतलब होता है ज़ीनोन 4f1, सीरियम का विन्यास है 4f1 5d1 6s2। जब भी आपको किसी आयन का विन्यास पूछा जाए ना, आप पहले उस तत्व के परमाणु का विन्यास लिख लो, उसके बाद देखो कितना आवेश, +4, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 यहां से निकालो, 1 यहां से निकालो, क्या बच जाएगा? यहाँ पे केवल ज़ीनोन का विन्यास बच जाएगा। सारे सारे क्या है? युग्मित। ये युग्मित है, ये युग्मित है, ये युग्मित है, ये बच गया, तो आंसर तो यही होगा। लेकिन फिर भी हम ये देखेंगे किसका विन्यास है। चलो इटरबियम की बात करो, इटरबियम का विन्यास होता है आपका 4f14, अगर आपको याद हो तो 5d0 6s2, ये विन्यास हम लिखते हैं इटरबियम का। लेकिन हमें इटरबियम नहीं बोला, हमें बोला है इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 2 यहां से गायब कर दो, 2 तो गायब हो गए, 1 यहां से गायब कर दो, तो ये बच गया कितना? 13। अब 4f13 है, 3 4 5 6 और 7 डब्बे बना दो, कितना? 13 इलेक्ट्रॉन भरने, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 6 2 12 और 1 13 इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कितना? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और अगर किसी के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा, मतलब कि पीला रंग प्रदर्शित करने वाला और कोई नहीं, इटरबियम 3+ ही होगा। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर और देखेंगे हम, आ जाओ। 16 का है, ये भी 16 का, ये 2016 का ही क्वेश्चन, ठीक है? 14 ये आ जाएगा 50। इसका बताओ, एक्टिनाइडों में ऑक्सीजन अवस्था का परास अधिक होने का कारण है। एक्टिनाइडों में ऑक्सीजन अवस्था का परास अधिक होने का कारण है, मतलब इसका कारण मैंने आपको लिखवा रखा है, सोचिए थोड़ा और बताइए क्या आंसर आएगा। मैंने आपको कुछ पॉइंट लिखवाए थे इसके लिए। मैंने आपको बताया था कि लेंथेनाइडों की तुलना में, याद आ रहा है किसी कुछ? एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा परिवर्तनशील होती है, किसी को याद आ रहा है? मैंने ये बात बताई थी आपको कि लेंथेनाइड की तुलना में एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा परिवर्तनशील होती है, तो इसकी तुलना में ज्यादा परिवर्तनशील है। तो मैंने आपको बताया था कि लेंथेनाइड का जो 4f और 5d के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है, उसकी तुलना में एक्टिनाइड का 5f और 6d के बीच में जो ऊर्जा अंतर है वो बहुत कम होता है। इनमें ऊर्जा अंतर जो होता है वो कम होता है, इनमें ऊर्जा अंतर ज्यादा होता है। और इनमें ऊर्जा अंतर कम होता है, इसीलिए इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण है ये, अब देख लो। तो बस 5f और 6d 7s की ऊर्जाओं में अंतर कम होता है, मतलब कि लगभग समान ऊर्जा के ऊर्जा स्तर होते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना, आंसर हो जाएगा सेकंड। ये तो लेंथेनाइड के लिए आता है, ये एक्टिनाइड का नहीं है। 4f और 5d किसमें होते हैं? लेंथेनाइड में होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा क्वेश्चन से, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना बेटा, ठीक है? MnO2 MnO4 2- और MnO4-, इन तीनों डिफरेंस याद रखना, क्योंकि आपको ये चीज कंफ्यूज कर सकती है। क्या कि भैया ये होता है पायरोलुसाइड, बच्चे कंफ्यूज तीनों के नाम में, ये होता है मैग्नेट, मैग्नेट है, ठीक है? और ये है आपका परमैंगनेट। अच्छा ये ये डिफरेंस वैसा ही है जैसा कि आप पढ़ते हैं क्लोरेट
इसको हम क्या लिखते हैं, क्लोरेट, और पर मैंगनेट को हम रिलेट करते हैं पर क्लोरेट के साथ। तो क्लोरेट में ऑक्सीकरण होता है +5, पर क्लोरेट में ऑक्सीकरण होता है +7। जिसका ऑक्सीकरण कम है उसको क्लोरेट, जिसका ऑक्सीकरण ज्यादा उसको पर क्लोरेट। उस तरह से यहाँ पे देखो, जिसका ऑक्सीकरण कम है उसको मैग्नेट, और जिसका ऑक्सीकरण ज्यादा उसको पर मैग्नेट। तो जहां पे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर मैग्नेट और पर क्लोरेट, इन दोनों की ऑक्सीकरण, यहाँ पे ऑक्सीकरण ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण ज्यादा है। जब ऑक्सीकरण ज्यादा होगा तो पर मैग्नेट या पर क्लोरेट, अगर क्लोरीन है तो, और अगर मैग्नीज में ऑक्सीकरण कम है +6 और यहाँ पे +5, इस टाइप से ना, क्लोरेट और मैग्नेट। अच्छा, पायरोलोसाइड का भी ध्यान रखना, यहाँ पे ऑक्सीकरण कितना होता है +4। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा क्रोमियम के लिए, इसी तरह से यहाँ पे जैसे ये तीनों है ना, वैसे क्रोमियम में भी होता है। क्रोमियम में एक होता है Cr2O4 2-, इसको हम बोलते हैं क्रोमाइट आयन। तो ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, इनको बोलते हैं क्रोमाइट आयन। एक होता है यहाँ पे क्रोमेट आयन, क्या होता है क्रोमेट, क्रोमाइट, क्रोमेट, और एक होता है आपका डाइक्रोमेट। क्या होता है डाइक्रोमेट, इसको हम बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। ये तीनों में डिफरेंस वैसे मैं बता चुका हूं क्लास के दौरान, बड़ा कुछ ध्यान रखना। इसी तरह से एक चीज और होती है, एक कंपाउंड है क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। इसकी स्ट्रक्चर एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। इसकी स्ट्रक्चर बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है, ये ध्यान रखना। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, बटरफ्लाई होती है, तितली, तितली के शेप में होता है। ये देखो, तितली के पंख निकले होते हैं ना, ये तितली के आकार के होते हैं। CrO4, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। और साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि इस CrO5 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना है, -2, गलत हो जाएगा। तो CrO5 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 तो होता ही है, -2 तो होता ही है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण -1 है, -1 है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो बंद है ना, ये जो बंद है ना, इस बंद के अंदर ये -1 है तो ये हो जाएगा +1। इन दोनों में विद्युत ऋणता का कोई अंतर नहीं, दोनों ऑप्शन है। चलो अब यहाँ देखते हैं, ये -1 है तो यहाँ पे हो जाएगा +1। इन दोनों की बात करते हैं। अगेन यहाँ पर देखो, इन दोनों में विद्युत ऋणता का अंतर नहीं, तो इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई चार्ज सेपरेशन, आवेश का सेपरेशन नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों के बीच में ये -1 है, ये +1। इसी तरह से यहाँ पे ये -1 है, ये +1। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया? यहाँ से आपको समझ में आया कि ऑक्सीजन पे केवल -2 नहीं होता, ऑक्सीजन पे -2 के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन ऐसे हैं जिन पे -1 भी होता है, और -1 जिनके पास होता है उनको हम क्या बोलते हैं, परोक्सी लिंकेज। ये परोक्सी लिंकेज होता है, जैसे कि हाइड्रोजन परोक्साइड, हाइड्रोजन परोक्साइड जो है उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण क्या होता है, -1। जब भी ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण -1 होगा तो उसको हम बोलते हैं परोक्सी लिंकेज, परोक्साइड बंद होता है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा, क्रोमियम पे ऑक्सीकरण कितना, देखो यहाँ पे -1 है, -2 यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा +2। तो आप देखो क्रोमियम पे कितना ऑक्सीकरण आ गया, +2 और 1 2 3 4, टोटल हो गया ये +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीकरण यहाँ पे हो जाएगा +6, कितना हो जाएगा, +6। लेकिन अगर आपने इसको मैथमेटिक्स से सोल्व किया, गणित से अगर सोल्व किया तो फिर भैया गड़बड़ है। जैसे कि क्रोमियम जो है, क्रोमियम का x मान लिया, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 5। तो अगर ये गणित लगा के आप सोल्व करने का ना, इसको कितना आवेश है 0, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा गलत। क्रोमियम पे ऑक्सीजन कितना है 10। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। CrO5 जो है उसमें क्रोमियम का ऑक्सीजन कितना होता है, कई बच्चे से कैलकुलेशन करके +10 निकालते हैं, लेकिन +10 तो हो नहीं सकता। क्रोमियम का मैक्सिमम कितना हो सकता है, +6। इस तरह से आता है, संरचना के द्वारा हम क्रोमियम का ऑक्सीकरण +6 निकालते हैं। तो ये थोड़े से डिफरेंट पॉइंट जो मुझे बताते हैं। क्या क्या खास बातें ध्यान रखनी है, एक तो इसकी स्ट्रक्चर क्या, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है, तितली के नुमा इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये पहला क्वेश्चन, एक तो ये। दूसरा क्या, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीकरण +10 है, नहीं गलत, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीकरण कितना है, +6। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 प्रकार के ऑक्सीकरण दिखा रही है, -2 भी दिखा रही, -1 भी। तो ये तीसरा वाला क्वेश्चन जो कि आपको ध्यान रखना है। और इसका जो नेमिंग है वो क्या है, तो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड चौथा। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ये चारों आपको ध्यान रखना है। ये हमने पहले नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये पूरी कहानी है इसकी। चलो अब आते हैं क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन अणुचुंबकीय, बताइए। जिंक +2, स्कैंडियम +3, कॉपर +2, या सभी। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहते हैं, त्रिज्या का सही क्रम कौन सा है, जर्कोनियम की हैफनियम से ज्यादा, जर्कोनियम हैफनियम इक्वल, जर्कोनियम की हैफनियम से कम, या इनमें से कोई नहीं। चलिए पहले क्वेश्चन कहते हैं, कौन अणुचुंबकीय है। ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसके पास D10 विन्यास है, नहीं हो सकता युग्मित सार। स्कैंडियम +3, इसका विन्यास आर्गन के बराबर, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। कॉपर 2+, इसका विन्यास D9 होता, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। आंसर क्या आ जाएगा, कॉपर +2। अच्छा, त्रिज्या का सही क्रम क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूं, टाइटेनियम के नीचे आता है जर्कोनियम, उसके नीचे आता है हैफनियम। आपको बात में बता चुका हूं, PY2 में भी मैंने बताया कि आपको जर्कोनियम और हैफनियम दोनों लगभग बराबर साइज के हैं। आंसर क्या आ जाएगा। चलो तो आज हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किए हैं, पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। और अगली क्लास से हम पढ़ेंगे नया चैप्टर, और वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपकी 12th क्लास की किताब का लास्ट चैप्टर। इसके बाद 12th में कोई चैप्टर नहीं बचा है, सेकंड बुक के अंदर एक दो चैप्टर जो कि हम देखेंगे। चलिए बच्चों आज इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।